सब लोग को नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना गहरी सांस से। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। 3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे हम लोग। गहरी सांस। और अब 30 सेकंड तक अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे और अपनी सांसों को भी। Deep breathe, let out। हम आंखें खोल के वापस सेशन में आ सकते हैं। तो हमारे पास एनोनिमस क्वेश्चंस भी आए हैं दो। वो दो सवाल भी हम अच्छा, एक दोनिया का कल सवाल था और एक एनोनिमस क्वेश्चन भी आया है, वो हम लास्ट में देखेंगे। और भी किसी के कोई सवाल है तो लास्ट में देखेंगे। अभी स्टार्ट करते वक्त हम लोग बात कर रहे थे रिश्तों के 9 भाव, द 9 फीलिंग्स ऑफ वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप्स। वी डिस्कस्ड सबसे पहला कल, वो था विश्वास। विश्वास का मतलब 2 वर्ड से बना है, विश्व और आस। ठीक है, इसका मतलब विश्व जैसा है वैसी मेरी आस है। क्या? विश्व जैसा है वैसी मेरी आस है। हाँ, अब विश्व जैसा है फिर वैसी मेरी आस है, ये होने के लिए तो हमें विश्व को जानना पड़ेगा। और इसी में हमने ये एक्सप्लोर किया था कि विश्व का जो हिस्सा हर ह्यूमन बीइंग है, हर ह्यूमन बीइंग का जो इरादा है, रूट इंटेंशन, वो है सुखी रहना। हम सब सुख धर्मी हैं और हम चाहते नहीं है गलती करना, पर हमसे हो जाती है, और वो सिंपली हमारी काबिलियत की कमी के कारण होती है। तो हम इन दोनों चीजों को कल हमने अलग किया था कि अब से हम किसी भी इंसान को देखेंगे तो हम स्टडी करेंगे अपने अंदर की नेचुरल एक्सेप्टेंस, क्या उसके अंदर की नेचुरल एक्सेप्टेंस से सेम है या अलग है।
और प्रपोजल ये है कि सबकी नेचुरल एक्सेप्टेंस सेम है। इसका मतलब दूसरा भी मेरा सुख चाहता ही है, पर उससे हमेशा प्रिडिक्टेबल बिहेवियर इन हार्मनी नहीं हो पाता। मात्र इतना बात है। तो उसका सॉल्यूशन क्या था जो हमने डिस्कस किया, कि हम अपनी काबिलियत को इवैल्यूएट करेंगे, दूसरे की काबिलियत को इवैल्यूएट करेंगे, और अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोग्राम चूज करेंगे कि हम कैसे इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करें, अपनी अपनी काबिलियत को बढ़ाते हुए। और अगर दूसरा इंसान अभी इस कोऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, तो भी हम पेशेंस रखते हुए और उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हुए अपने पे काम करें, जिससे कि कभी भी उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाए, डाउन वाइब्रेशन हो जाए, हम कम से कम अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, एक कॉन्शियस चॉइस करके कि मेरी हार्मनी मेरे कंट्रोल में है, और उस चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे निरंतर और लगातार। तो अब संबंध में अगर हमारा विश्वास एस्टैब्लिश्ड हो गया एक रिलेशनशिप में, तो अब खूबसूरती क्या होगी कि हमारी रिलेशनशिप की फीलिंग कभी नहीं जाएगी। हम उस इंसान के साथ चाहे वो कितना भी गलती करे, हम कम से कम उसके साथ रिलेशनशिप की फीलिंग नहीं खोएंगे। हाँ, प्रोग्राम अकॉर्डिंगली चुन लेंगे कि भाई अगर इस इंसान की बार बार चोरी करने की आदत है, तो हम घर लॉक करके जाने लगेंगे उसके सामने। हाँ, पर हम उसके इरादे पे डाउट नहीं करेंगे उसके बाद, है ना। वो हो गया हमारा उसके ऊपर विश्वास। और भरोसा, भरोसा किस पे करेंगे? उसकी काबिलियत पे। वो जितना काबिल है वैसा उसके साथ भरोसा, और वैसी ही हमारी डीलिंग। अब जब ये फाउंडेशन वैल्यू, दिस इज फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, नींव, जब ये एस्टैब्लिश हो गई, तो अब हमारी रिलेशनशिप नेक्स्ट मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार हो जाती है। क्या है अगली मंजिल? भाव में सम्मान और रिस्पेक्ट। सम्मान किन शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है, सम, मान। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब इक्वल, बराबर, ठीक ठीक। मान का मतलब अज्यूम और बिलीव। तो सम्मान का लिटरल मतलब क्या हो गया? बराबर मान, मतलब हर इंसान बराबर है, प्रकृति की हर इकाई बराबर है ना। हम लोग सम्मान जब करते हैं, जब फील करते हैं, तो हमको ना ही किसी से अधिक होने का भास होता है, ना ही किसी से कम होने का भास होता है, और ना ही हम किसी और को कुछ और ही मान लेते हैं। ये तीनों नहीं होता है। इंस्टेड वो जैसा है हम उसको वैसा मानते हैं। तो सम्मान का दूसरा मतलब जैसा है वैसा मान। ओके। पर अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, कि हम लोग की रूट प्रॉब्लम क्या है सबकी? सेंस ऑफ सेपरेशन। बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ सेपरेशन, एंड ऑल्सो बिकॉज सेंस ऑफ सेपरेशन के साथ हमारी और भी गलत बिलीफ्स हो जाती है कई बार, लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, उस इंसान के बारे में।
तो उसके कारण हम लोग सेंस ऑफ कंपैरिजन में आ जाते हैं, कंपेयर करना। और जहां पे कंपेयर करने लगते हैं वहां ज्यादा, कम या कुछ और मानने लग जाते हैं। और ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है रिलेशनशिप में, कि भाई सम्मान खो जाता है। और रिलेशनशिप में अगर सम्मान खो गया तो फिर ये रिलेशनशिप को तोड़ने का मतलब लोगों के साथ जी पाने में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि हम अपने से पूछें क्या हम सबको सम्मान चाहिए, आंसर आता है हाँ। क्या हमें खुद के लिए सम्मान चाहिए, आंसर आता है हाँ, हम खुद खुद का सम्मान करें। क्या हमें दूसरे का सम्मान करना स्वीकार है, आंसर आता है हाँ, हम सम्मान करें तो हमें अच्छा ही लगता है ना। किसको अच्छा लगता है अपमान करना, किसी को नहीं लगता है। और पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कि जितने 9 भाव है ना, ये एब्सोल्यूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिफोर वी डाइव डीपर इनटू सम्मान। ये 9 भाव एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कि ये रिलेटिव नहीं है। इसका मतलब कि मेरे अंदर अगर सम्मान है तो फिर वो है, मेरे अंदर अगर विश्वास है तो फिर वो है, मेरे अंदर प्रेम है तो फिर वो है। और ऐसा नहीं कि मेरे अपने लिए है पर दूसरे के लिए नहीं है, ये संभव नहीं है। दूसरे के लिए है पर अपने लिए नहीं है, ये भी संभव नहीं है। दूसरे में कुछ लोगों के लिए सम्मान है पर बाकियों के लिए नहीं है, तो फिर वो भी संभव नहीं है। मतलब सम्मान हमने पाया तो अपने अंदर से बाहर पूरी दुनिया के लिए और हर सिचुएशन में सम्मान पाएंगे। नॉन रिलेटिव, स्थिति और व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता। स्थिति, व्यक्ति, इट डज नॉट डिपेंड। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग कि ये सारे 9 भाव एब्सोल्यूट है। ओके, ये सब खुद में एक्सप्लोर करने वाली बातें हैं। पर जब तक आप खुद सोचिए, सम्मान मतलब बराबर मान या ठीक ठीक मान, जैसा है वैसा मान, ना ही ज्यादा मान, ना ही कम मान, ना ही कुछ और मान, है ना। किसी भी वस्तु को, इंसान को कंप्लीटली जान, और जैसा जाना वैसा मान, है ना। इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में हमारी, हम बिना जाने मान लेते हैं कई बार चीजों को। हम या तो अपनी कल्पना से मान लेते हैं, देखते हैं ना कहां कहां से मान्यताएं आती है लाइफ में हमारी, अजम्पशंस या बिलीव्स कहां कहां से आते हैं। इनका सोर्स क्या है, वन, इमेजिनेशन या कल्पना। भाई हमारे दोस्त ने हमसे बोला था 8 बजे मिलने आ जाएगा, पर 8:30 हो गए, आया ही नहीं और फोन भी बंद किया हुआ है। तो हम तुरंत ये कल्पना करने लगते हैं, सबसे पहले तो विश्वास जाता है कि यार ये हर बार लेट होता है और इतना गैर जिम्मेदार है कि ये फोन भी इसने बंद कर दिया, ये तो मुझे बताना भी नहीं चाहता कि मैं क्यों लेट हो रहा हूँ। दूसरा, हम ये भी सोचते हैं कहीं बैठ गया होगा इधर उधर किसी और के साथ, है ना। उसकी सिचुएशन की भी कल्पना करते हैं कि वो क्यों लेट है और उसका फोन क्यों बंद है। मन में फिल्म चलने लगती है, बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, टॉलीवुड फिल्म चलने लग जाती है। और उस फिल्म को हम सच्चा मान लेते हैं कि भाई ये सिचुएशन है उसकी, ये बंदा ऐसा है और इसलिए ऐसा है। तो बिलीफ्स हमारे इमेजिनेशन से आते हैं। दूसरे सेट ऑफ बिलीफ्स कहां से आते हैं हमारे, दूसरे सेट ऑफ बिलीव्स आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले बोले
कि साउथ इंडिया वाले लोग तो बेकार होते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया वाले लोग बोले नॉर्थ इंडिया वाले बेकार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी के बेसिस पे। और ये हम अपने घर में सुनते आते हैं मम्मी पापा से, और हम मान लेते हैं ये सच है ना। क्या एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होते हैं? हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, है ना, हमारे लीडर्स। कई लोग के केस में गुरु भी होते हैं, कहीं पे कोई बुक होती है ना, कोई भी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या न्यूज ही पढ़ ली हमने, फेक न्यूज भी होती है, हमने मान लिया सच है। ओके, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बिलीफ से जब हम बोरो करते हैं, उधार में जब बिलीफ लेते हैं, तो फिर इसका भी बिलीफ का चांस है कि ये गलत हो सकता है। और गलत बिलीफ से जीना मतलब प्रॉब्लम्स को बीज बनाना। ये प्रॉब्लम्स का बीज है गलत बिलीफ। कैसे? गलत बिलीफ क्यों हमारी प्रॉब्लम है? अगर आप देखो तो पूरी पूरी प्रकृति में जहां पे मटेरियल नेचर है और कॉन्शियस नेचर है, वहां पे हर पूरे नेचर में 4 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। जानना, मानना, फिर तीसरी पहचानना, चौथी निर्वाह करना। ठीक है। आप अगर मटेरियल नेचर में देखो, जहां एटम्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, हवा, पानी, केमिकल्स, खाना पीना, मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर में 2 चीजें दिखती हैं, पहचानना और निर्वाह करना। जैसे एक चुंबक, एक मैग्नेट लोहे को एकदम ठीक पहचान लेता है, कभी गलती करता है क्या? कभी गलती नहीं होती है ना। और जैसे ही वो चुंबक और लोहा एक दूसरे को पहचानते हैं, वो रिलेशनशिप तुरंत अपना निभा लेते हैं, ठीक ठीक। देयर इज नो मिस्टेक डन, दे ऑलवेज बिहेव इन वन वे ओनली, है कि नहीं? इसी प्रकार कोई भी वस्तु आग को भी पहचानती है, पानी को भी पहचानती है। हमारी बॉडी भी, हम जो भी खिलाएं, फिजियोकेमिकल रिएक्शंस में हमेशा ठीक पहचानती है और रिश्ते का ठीक निर्वाह करती है, कभी गलती हो ही नहीं सकती है। अब आ जाते हैं एनिमल नेचर में, वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है, उस एनिमल की स्पीसीज जो भी है, उसके आधार पे उसे कुछ चीजें जानी हुई मिल जाती हैं, है ना। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक कंगारू का बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसे पता है कि उसे माँ के पाउच में जाना है। एक टर्टल का बच्चा जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है, उसे पता है कि मुझे समुद्र में जाना है, करेक्ट। तो इसे पता है कि ये मुझे करना है। उसके बाद बस जो उसका रह जाता है, मानना। ये माना भी हुआ है वो, इस चीज को। अब सिंपली बात है कि उसे अपने माँ के पाउच को पहचानना है और उस रिश्ते को पूरा कर देना है। तो एनिमल किंगडम में भी जनरली पहचानना और निर्वाह करना और मानना होता है। मानना क्या? कि भाई, जैसे कि अगेन कंगारूज का एग्जांपल ही ले ले, तो मेरा अपने ही बाकी कंगारुओं के साथ रहना ठीक है, मुझे शहर में जाके इंसानों के साथ मिक्स नहीं होना, ये वो माना हुआ है। और उसके साथ वो बस किसी कंगारू को पहचानता है, इंसान को पहचानता है और रिश्ते का निर्वाह कर लेता है। जानवर का जीने का जो स्कोप है एनिमल किंगडम में, और जो उनका जीने का प्रोग्राम है, जानवरों के लिए खाना पीना और बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा करना, सर्वाइवल एंड
कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इस प्रोग्राम के लिए उनके लिए ये काफी है, इससे उनका काम चल जाता है ना। जानवरों की सिंपल लाइफ है, उन लोग को बहुत चीजें जानने की जरूरत नहीं है। पर अब जो इंसान में बात आ जाती है, ह्यूमन बीइंग में, वी आर मोर कॉम्प्लेक्स and we have the capability to understand entire reality as it is, to have scientific method of studying reality and truth। खुद को हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं, मैं कौन हूं और क्या हूं, दूसरा इंसान कौन है और क्या है, ये पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप्स क्या है, हम लोग के पास ये पॉसिबिलिटी है। और जो हमारी सोसाइटी का जो जीवन है, उस जीवन में जो इंसान जो पूरा प्रोग्राम के साथ जीता है, उसमें उसको जानने की रिक्वायरमेंट भी होती ही होती है ना। पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब हम बिना जाने कुछ मान लेते हैं, है ना। बिना जाने जब हम मान लेते हैं, तो हम गलत मान के उसके साथ गलत संबंध निभा के ही चलते हैं, है ना। ऐसा हमने अगर सांप को रस्सी मान लिया, तो हम रस्सी के हिसाब से डील करेंगे ना उस सांप से, करेक्ट। सांप के तरीके से तो नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो सांप तो फिर क्या कहते हैं, काट लेगा, है ना। उस पे पाँव पड़ जाएगा, सांप से बांधने लग जाएंगे फिर बस बैग को या किसी चीज को तो काटेगा ही वो तो फिर, राइट। तो ये लाइफ में हमारे प्रॉब्लम होती है ना। जैसे हमने कल विश्वास की बात की थी, हमने क्या ये जाना है कि उस इंसान का इरादा था मुझे दुख पहुंचाने का? क्या हमने जाना है कि वो इंसान सच में मेरा सुख नहीं चाहता, या हमने मान लिया है उसके एक्शन के बेस्ड पे, हमने मान लिया भाई वो मेरा सुख नहीं चाहता, और बस अकॉर्डिंगली हमने गलत निर्वाह कर लेंगे, है ना। जैसा हमने माना, पहचानना भी गलत हो जाएगा। भाई जब मान्यताएं ही गलत हैं हमारी, पहचानना भी गलत होगा हमारा, कि ये दोस्त है या नहीं है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे उसको। और फिर गलत पहचानेंगे तो गलत तरीके से रिलेशनशिप में बिहेवियर और कंडक्ट होगा। तो हमारे लिए सोल्यूशन क्या है इंसान के लिए? जान के मानना। जो जाना वो मानो, जो माना वो जानो। जो भी माना हुआ है उसको जान लो कि ये सच है कि नहीं। यही सॉल्यूशन है, यही एकमात्र विकल्प है, हमारे लिए और कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ जी डॉनी, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपका हैंड रेज है। यस यस आयुष जी, ये क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने कहा कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है वो इमेजिनेशन और एक्सटर्नल सोर्सेज से आते हैं। नाउ सपोज इफ माय बिलीफ सिस्टम अबाउट अ सिचुएशन, इवेंट और अ पर्सन is shaped by my past experiences, can it still be considered as a seed of problem? Like I have already learned a lesson from that particular situation or an event, हम्म so I'm confused here. देखो, अगेन मानना मानना कहते हैं बिलीफ्स को, है ना। जैसे कि ये बिलीफ हो गया कि भाई इंसान तो धरती पे बोझ है, क्योंकि देखो क्या हाल कर दिया प्रकृति का, है ना। तो उसके बाद में किसी भी इंसान से मिलूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी जजमेंट है ये धरती पे बोझ घूम रहा है ना। जन्म लेके ही माँ को फालतू का दर्द दिया इसने, करेक्ट, है ना। क्योंकि गलत पहचानने लग जाएगी ना फिर हर आदमी को। ओके, तो Right. मेन बात जो हम कह रहे हैं, ये दुनिया चाहे कुछ भी हो, हम कुछ भी मान रहे हैं ना, हमको उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको वेरीफाई करना कि भाई जो भी हमने माना है वो फैक्चुअल है कि नहीं है। ये हमारी रूट प्रॉब्लम है, कि हमारे जो बिलीफ्स हैं वो गलत होते हैं। ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंने तो भाई किसी का बिहेवियर स्टडी किया है, मेरे पास डेटा है पिछले 5 सालों का, ना, कि ये बंदा ऐसा ही बिहेव करता है। ठीक है? तो उस पे मैं आपको कल के डिस्कशन पे वापस लाना चाहूंगा। कल का डिस्कशन क्या था कि भाई उसका इरादा तो हारमोनी का है, पर उसकी काबिलियत में कमी है, राइट।
राइट। है ना? तो आपने उसका जो बिहेवियर स्टडी किया है ना, वैसा ही उस पे कॉन्फिडेंस रखना। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वो 10 बार में से 5 बार झूठ बोलता है, तो अब आपने कोई भी सवाल पूछा, वो जो जवाब देगा, आप अपने मन में प्रोबेबिलिटी लगा के ये करोगे कि 50% चांस है कि ये झूठ बोल रहा है। राइट। ठीक है? क्या? क्योंकि इसका संस्कार ही ऐसे है, इसकी काबिलियत ही ऐसी अभी तक बनी है इसकी लाइफ में, है ना? और क्या कि जो इसका धर्म है, चाहता तो ये भी सुख है, पर ये अपने धर्म को सफल नहीं होने कर पा रहा है। इस इंसान का धर्म सफल नहीं हो रहा है ना? तो अब उसमें मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? जब मैं रिलेशनशिप फील कर रहा हूं उसके साथ, और मैं ये समझ रहा हूँ कि उसका इरादा सेम है, पर इस बेचारे से हो नहीं पा रहा है। बेचारा ही हुआ ना वो, एक सो प्रकार से। करुणा जागृत होगी वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। उसका मदद करने का मन होगा। उसको लेके हम बुरा नहीं फील करेंगे, कम से कम। हो सकता है कि आप उससे अपना रिलेशनशिप का फॉर्मेट चेंज कर लोगी, है ना? अगर आप उसके साथ जॉब में काम करती हो, आपका कलीग है, हो सकता है आप जॉब बदल लोगी या आप उसको फायर कर दोगी। ठीक है? वर्स्ट केस। सबसे पहले तो आप ट्राई करोगी कि भाई रिलेशनशिप में मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊं कि उसे गाइड कर सकूं, उसे इंस्पायर कर सकूं, उसे मोटिवेट कर सकूं। करुणा आएगी तो पहली कोशिश तो यही होगी ना। पर जब करेक्ट। आपको दिख जाएगा कि भाई मेरे बस का नहीं है ना, और उसके बस का भी अभी नहीं हो पा रहा है, और इस केस में एटलीस्ट जो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है ऑफिस का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फाइनली आप एक दिन एटलीस्ट उस रिलेशनशिप के फॉर्मेट पे गिव अप कर दोगे, और आप बोलोगे कि लेट्स यू नो लेट्स लेट इट गो। बट इवन दो you are not working with that person anymore, your feelings for him will remain the same. That is, you will feel the relationship. आप अपनापन जरूर फील करोगी उसके साथ, ओके। है ना? चाहे दूर ही हैं, बात भी नहीं होती, पर जब भी उसको याद करोगे, आपके मन में ना कुंठा नहीं आएगी। करेक्ट, करेक्ट। उसको याद करके फॉरगिवनेस होगी, एक्सेप्टेंस होगी रिलेशनशिप में। ये बात है। और सम्मान जब आप उसका करोगे ना, सम्मान भी क्या, सब विश्वास से जुड़ा है कि भाई इसका इरादा तो नेक था, पर इससे हो नहीं पाता है, ये भी सम्मान है। अब सम्मान पे आते हैं। सम्मान मतलब बराबर मान, जैसा है वैसा मान। अब हम देखते हैं हम लाइफ में अपमान किन बेसिस पे करते हैं। अपमान का रूट क्या है? जैसे मैंने कहा, सेपरेशन, परसेप्शन ऑफ सेपरेशन, बिलीफ ऑफ सेपरेशन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन इज द रूट। क्योंकि फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, ये रूट जन्म देती है मेरी सेपरेट ईगो एग्जिस्टेंस को, ईगो आइडेंटिटी को, विच इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट। यहीं से सब स्टार्ट होता है। जड़ अविद्या इसी को कहा गया। ईगो आइडेंटिटी में हम क्या बिलीव करते हैं? अगर पिछला सेशन याद करो, आई एम द बॉडी, other is also the body, bodies appear separate by five senses, hence we are separate. ये रूट इल्यूजन है अर्थ का, इस प्लैनेट का। बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद द अदर्स, और जो कंपेयर करना शुरू करते हैं, वही अपमान की जड़ हो जाती है। किस बेसिस पे अपमान होता है? जैसे कि माई बॉडी इटसेल्फ। क्या कि जो गोरे लोग हुए, वो काले लोगों का अपमान करे? क्या कि भाई हम तो ज्यादा सुंदर हैं उन लोग से, क्यों? शरीर का रंग काला, शरीर का रंग गोरा, है ना? तो हम अपनी बॉडी की ब्यूटी और बॉडी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे औरों से अपने को ज्यादा या कम मानने लगते हैं। दोनों केस में अपमान है, अपने को कम मानना या अपने को ज्यादा मानना। करेक्ट?
भाई बॉडी में नाक तो भगवान ने सबको दी है, आंख भगवान ने सबको दी है, आईब्रोज दिए हैं, बाल दिए हैं, कान दिए हैं, बॉडी तो सेम है और सिमिलर है। हमें ये नहीं देखने को मिलता कि वी आर ऑल सेम इन फंडामेंटल मैनर, वी आर सेम एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो सेम, मूलभूत रूप में, और हम सिमिलर है। मतलब हम सबकी यूनिकनेस है अपनी अपनी। जैसे किसी की नाक थोड़ी चौड़ी होगी, किसी की पतली होगी, करेक्ट? तो सेम एंड सिमिलर। कोई थोड़ा शरीर लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, है ना? पर सेमनेस क्या है? शरीर का डीएनए स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक ऑर्गन्स जो जितने अंग होते हैं शरीर में सेम है, उनका फंक्शन सेम है ना? बस सिमिलैरिटी रूप में होती है। सिमिलरली पर्सनालिटी में भी हर इंसान का इरादा सेम है ना? पर सिमिलैरिटी या डिफरेंस कहाँ आते हैं? काबिलियत में, कॉम्पिटेंस में, अपनी अपनी अपने संस्कारों में। कई जगह सिमिलर, कई जगह डिफरेंट हो जाते हैं हम लोग, है ना? पर हमारा भेदभाव, अपमान का रूट क्या है? भेद होना, वही जो मैं सेपरेशन बोल रहा हूं। भेद का भाव अपमान है। भेद मतलब सेपरेशन, भेद भाव अपमान है ना? तो एक बॉडी के बेसिस पे होता है। दूसरा बेसिस क्या होता है अपमान का? वेल्थ। हमारे पास कितना धन है, कितना बड़ा बंगला है, कैसी कार है, दूसरे के पास ज्यादा है या कम है, हम कंपेयर करते हैं। तीसरा क्या होता है? कम्युनिटी। हम तो देख ही रहे ना दुनिया में क्या हो रहा है इस टाइम। एक धर्म संप्रदाय वाले, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, ज्यू, सब लोग हैं आपस में। एक कम्युनिटी बोलती है, दूसरी कम्युनिटी वाले तो सारे टेररिस्ट होते हैं। ठीक है? इन लोग तो, ये लोग तो भगवान के रास्ते पे चले ही नहीं है, ये तो सारे नॉन बिलीवर्स हैं, राइट? ये हमसे इंफीरियर है या सुपीरियर है, हर कोई मानता है। चौथा, कम्युनिटी में किस बेस टाइप की कम्युनिटी? रिलीजन की कम्युनिटी या कंट्री? सब इंडिया वाले बोलते हैं हम पाकिस्तानियों से बेटर है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं हम इंडिया से बेटर है। किसी भी दो देशों में हो जाए ऐसा, कम्युनिटी, कंट्री के बेसिस पे भी हम अपमान करते हैं, भेदभाव करते हैं, है ना? चौथा, अपनी शिक्षा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इनसे या कम पढ़ा लिखा हूं। पांचवा, समझ या इवोल्यूशन। क्या? कि मैं इनसे ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हूं। ये बहुत मुश्किल है पकड़ना। स्पिरिचुअल जर्नी में ना, हम वेल्थ पे भेदभाव छूट जाता है, बॉडी पे भी जल्दी छूट जाता है, कम्युनिटी का भी जल्दी छूट जाता है, शिक्षा और साक्षरता का भी छूट ही जाता है, डिग्री विग्री का फर्क नहीं पड़ता है। पर ये कि भाई मैं इनसे ज्यादा समझदार हूं और ये तो बेवकूफ है, ये सबसे मुश्किल से छूटता है। एक अपने अंदर प्रतिष्ठा आ जाती है, मैं तो गुरु, मेरे इतने शिष्य हैं, है ना? राइट? तो ये तो भाई, मैं तो शहर वाला हूँ, मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, तो गांव वाले मूर्ख हैं। ओके? तो क्या कि मैं ज्यादा इवॉल्व हूँ औरों से, मेरे घर वालों से भी कंपेयर हो जाता है। मेरे पापा मम्मी ने तो दुनिया देखी नहीं है, उनको क्या पता दुनिया के बारे में, मुझे ज्यादा पता है, मैं घूमा हूँ, मैं ज्यादा इवॉल्व हूँ। आप लोग मुझे कैसे कुछ बता रहे हो, जिंदगी कैसे जीनी है? इसके बेसिस पे सबसे मुश्किल है इवोल्यूशन, मैं कितना मैच्योर हूं। ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है? पावर। मेरे पास ज्यादा पावर है, आई एम मोर पावरफुल। जैसे मैं कहीं का कोई नेता बन गया, डीएम बन गया, डीसी बन गया, कंपनी का सीईओ बन गया, राइट? पावर के साथ जुड़ा जुड़ा एक आ जाता है रोल। मैं तो भाई वीपी हो गया हूँ टेक्नोलॉजी का, है ना? तो मेरे तो नीचे वाले जितने हैं, उनसे तो मैं बहुत ग्रेट हूँ। ये आदमी तो क्या है, मैनेजर है, ये मुझसे कैसे चैलेंज कर रहा है मीटिंग में मेरे को,
हाउ कैन ही चैलेंज मी, आई एम हिज बॉस, राइट? वो भी एक भेदभाव हो गया। और भी कुछ है लिस्ट में तो ऐड हो जाएगा। भेदभाव के अनेक रीजन होते हैं, पर इन आखिरकार अगर हम आके देखें तो हर इंसान क्या है, एक इनफाइनाइट ग्राफ का, ग्राफ मतलब कनेक्टेड नोड्स, एनर्जी के कनेक्टेड नोड्स, इनफाइनाइट ग्राफ का एक नोड है। ये है पूरी दुनिया, नोड से कनेक्टेड, नोड नोड नोड, ये सारे जुड़े आपस में, है ना, सारे जुड़े हुए हैं। सब सबसे जुड़े हुए हैं। तो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। अब क्या है कि जो ये नोड है, ये मान्य है, अगर आप देखें तो एग्जिस्टेंस इज इनफाइनाइट एनर्जी ग्रिड, है ना, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड नोड्स इन दैट ग्रिड, कनेक्टेड विद रिलेशनशिप्स, फिजिकली कनेक्टेड, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स आल्सो कनेक्टेड। मतलब फिजिकली तो इजी टू अंडरस्टैंड दैट भाई इवन दी एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है ना। तो उनके दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। Q1 चार्ज है एक यूनिट का फिजिकल, Q2 दूसरे का यूनिट, और R है उनका डिस्टेंस। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होता है, दूरी जब इन्फिनिटी होगी तो फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। पर फोर्स एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होता। मतलब इस क्षण में हम जहां बैठे हैं, इस पूरी अनंत सृष्टि में एक एक जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ असर हमारे तक पहुंच रहा है इस क्षण पे। इवन फिजिक्स ये बात कहती है। ये तो सिंपल है। अब आ जाते हैं अपनी चेतना में। हम बैठे बैठे दूर किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, तो क्या उस तक वो बात नहीं पहुंचती है? उस तक वो एनर्जी नहीं पहुंचती क्या? पहुंचती है। कितनी बार होता है कि हम किसी को याद करें, उसका फोन आ जाता है ना। हम किसी के साथ बात ही कर रहे हैं, हमारे मन में कोई बात आई और वो भी तुरंत फील कर जाता है उस बात को। कैसे कर जाता है भाई? हम इसको किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते, पर ये होता तो है। डेटा और एविडेंस तो मिलती है हमको कि हम लोग सबके जो थॉट्स हैं, सबके साथ कनेक्टेड है पूरी दुनिया के, है ना। अब क्या है कि भाई ये बीच का मान लेता है कि देयर इज नो कनेक्शन, मैं अकेला अलग हूं, और वो अपने को बाकी सबसे अलग थलग मान के कंपेयर करते हुए जीने लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको अपने बारे में अच्छा फील करना है। भाई धर्म तो इसका भी सेम है ना, चाहता तो ये भी सुखी होना है, करेक्ट, सुखी चाहता है। पर जो अपने को अलग फील करता है, वो सुख कैसे पा सकता है? इस तरीके से कि मैं औरों से कम बुरा तो नहीं हूं, औरों से कम पीछे तो नहीं रह गया, है ना, बराबर हूं कम से कम। उस बराबरी के लिए कंपटीशन करता है, इंस्टेड की कोऑपरेट करे, है ना। फिर इसको मेंटेन करने के लिए अपनी इमेज को कितनी मेहनत करता है, क्योंकि इसने ये भी माना हुआ है मैं शरीर हूं। तो अपने लिए सुंदर कपड़े खरीदने में बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए जिम में भी खूब कसरत करेगा, है ना, कि मैं सुंदर दिखूं। उसके बाद अपने को एजुकेटेड भी अच्छा बनाएगा, अपना कंपनी में रोल भी ऊंचा चाहेगा, अपने कलीग से चाहे किसी के कंधे पे ही चढ़ के उसको ऊपर की सीढ़ी लेनी पड़े वो ले लेगा, किसी की पीठ पे छुरा घोंपना पड़े वो घोंप देगा, राइट। क्यों? क्योंकि भाई उसकी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इस पे टिकी हुई है। फिर कोई और नोड आके अगर उसे चैलेंज कर देगा कि जी आप तो गलत व्यवहार करते हैं, या आपसे ये गलती हो रही है, फिर क्या होगा? उसको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने एक अपनी पिक्चर बनाई हुई है, सुंदर सी पेंटिंग, कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, वो पेंटिंग शैटर हो गई ना। अभी तक जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको अपने बारे में अच्छा लग रहा था, राइट। अब वही लोग उसकी
कुछ क्रिटिसाइज कर दिए, तो उसकी तो जो इमेज बनी थी वो तो गिर गई ना तुरंत, क्योंकि वो तो देख रहा है बाकी लोग तो मुझे वैसे देख ही नहीं रहे जैसा मैं देखना चाहता। एक पिता बेटे के साथ भी हो जाता है। बेटा अगर पिता की बात मानना बंद कर दे, पिता ने तो इमेज बनाई थी कि भाई मैं ऐसा हूं और मेरा बेटा ऐसा होगा कि मेरी बात हमेशा सुना करेगा। एक दिन बेटे ने बात नहीं सुनी, पिता की तो खुद की इमेज भी टूट गई, रिलेशनशिप की भी इमेज, जो उसी की इमेज से जुड़ी इमेज है, वो भी टूट गई और उसको बहुत दुख होगा, है ना। सो सेंस ऑफ सेपरेशन लीड्स टू ईगो एंड ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईगो से क्या, मी एंड माइंड, इससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लग जाती है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, पर वो फिर भी टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है। और आदमी को कभी आराम मिलता ही नहीं है यार, थक जाता है आदमी जिंदगी जीते जीते, ऐसे चलते चलते एक टाइम पे जाके। कितनी मेहनत है इसको मेंटेन करने में। पर जिस दिन इंसान ये पहचान जाएगा कि भाई मैं एक अलग नोड नहीं हूं, मैं एक इनफाइनाइट फैब्रिक हूं, इनफाइनाइट fabric of energy. I am that, not this small, tiny, immaterial thing, right? जिसको मैं बहुत बड़ा बना के जीना चाह रहा हूं। मैं तो अनंत सृष्टि हूं स्वयं। ये अनुभव जब उसको हो जाता है, तो फिर ये डिसॉल्व हो जाती है। सेंस ऑफ सेपरेशन, मी एंड माइंड। मी क्या हो जाता है, ये सब मी है, फिर छोटा मी गायब हो जाता है। हाँ, वो उस पर्सनैलिटी के साथ जीता है, पर उसकी जो कॉन्शियस चेतना है, उसका जो माइंड है, उसका माइंड रियलाइज कर गया है कि आई एम द इनफाइनाइट इनडिविजिबल एग्जिस्टेंस, एज को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टिंग दिस, आई एम को एग्जिस्टिंग एज दिस विद द रिलेशनशिप्स। और उस दिन लाइफ को आराम मिल जाता है। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स रिलीफ इन आवर लाइफ। उसके पहले पूरे टाइम स्ट्रगल बना ही रहेगा। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर अभी तक या कमेंट? राधे राधे सिंधु। राधे राधे। हाँ, किसी का भी कोई क्वेश्चन या कमेंट? सम्मान मतलब बराबर मान, ठीक ठीक मान, ना ही ज्यादा मान, ना ही कम मान, ना ही कुछ और मान। तो ठीक ठीक मान का मतलब बेसिक चीज तो मान ले भाई कि आई एम इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। ये जान के स्टार्ट यहां से होता है, फिर उसके बाद दिखने लग जाता है हर एक नोड का डीएनए सेम है, हर एक सोल का, ये भी दिख जाता है। फिर हर एक माइंड की मेक भी सेम है, ये भी दिख जाती है। बस हर एक के माइंड के संस्कार अलग है, समझ अलग है, बिलीफ्स अलग है, ये भी दिख जाता है। मात्र इतना है। ये भी दिख जाता है कि ये अपने को नहीं जानता इसीलिए गलती कर रहा है। जैसे जीसस के साथ लीजिए, जब जीसस को फांसी पे चढ़ाया गया था, वो फांसी कह रहे हैं, उस पे क्रूसिफिक्शन किया गया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि हे भगवान, इन लोगों को माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। जीसस का विश्वास तो नहीं टूटा था ना उनके ऊपर, उनका विश्वास टिका रहा। ऐसे ही एक और सूफी संत थे। सूफियों को बहुत प्रॉब्लम हुई है पूरी हिस्ट्री में। तो क्या उन सूफी संत के साथ हुआ कि वो इतने बढ़िया सूफी संत थे, इतने अच्छे थे कि उनको गांव गांव का आदमी प्रेम करने लगा। सब लोगों ने उनको बोल दिया आप दिलों के राजा हैं हमारे। जब वो फेमस हो गया दिलों के राजा के हिसाब से, तो जो उस देश का राजा था उसको प्रॉब्लम हो गई। वो बोले कि भाई एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी, या तो वो राजा है या मैं राजा हूं, है ना। तो उसने बोला उसको बुलाओ, उनको लाया गया। बोला कि भाई आप ये बोलो कि आप राजा नहीं हो, लोगों को बोलो राजा मैं हूं। तो फिर वो बोलता है कि भाई देखो मैंने तो कभी अपने को राजा बोला ही नहीं, है ना, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे तो दो फटे कपड़े हैं मेरे जो पहन के घूमता हूँ, भिक्षा मांग के खाता हूँ, तो फिर मैं कैसे राजा हुआ। ये तो लोग मुझे अपने दिलों का राजा बनाए, अगर आपको कुछ बदलना है तो लोगों से बोलिए कि मुझे राजा ना बुलाए। तो बोलता है राजा नहीं नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा।
तो संत ने बोला मैं तो बोल ही नहीं सकता, आप ही को बोलना होगा, मैं कैसे सब लोगों से बोलूंगा। तो राजा बोलता है ठीक है, आपको मौत का फिर दंड होगा, क्योंकि राजा तो यहाँ पे एक ही रह सकता है। तो संत बोलता है अब क्या करना, ठीक है दे दीजिए मौत का दंड। वो बोलता है दंड भी साधारण नहीं मिलेगा, मैं सबको सबक सिखाऊंगा कि दूसरा राजा यहाँ नहीं उठ सकता। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सबसे पहले आपको गालियां दी जाएंगी और पत्थर फेंके जाएंगे, उसके बाद आपके जीते जी आपका एक एक अंग बॉडी का काटा जाएगा जब तक आप मर नहीं जाते, इतनी पेनफुल डेथ। तो अगले दिन शहर के मेन चौराहे पे ये हुआ शुरू। उस संत पे सबसे पहले लोगों ने गालियां दी, फिर पत्थर फेंकने स्टार्ट किए। वहां पे उनका शिष्य खड़ा था एक, उस शिष्य को अपने गुरु की हालत देख के रोना आ रहा था कि क्या हालत हो रही है मेरे गुरु की, कि इतने सच्चे और बढ़िया संत को कैसे मार रहे हैं। रोते रोते देखता रहा। फिर क्या हुआ, उसने देखा संत पे कोई असर नहीं, वो अपना अल्लाह 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 किए जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो आते हैं और उसकी एक जांग काट देते हैं, फिर दूसरी जांग काट देते हैं, खून निकलने लग जाता है। फिर वो संत क्या करता है, अपने जांग से जो खून है वो हाथों पे लेता है, और जैसे मुस्लिम्स होते हैं ना, आरजू कहते हैं, आरजू करते हैं, तो वो अपना धोने लगता है अपने हाथों को और अपने मुंह को साफ करने लगता है अपने खून से। उस टाइम तो भाई उस शिष्य से रुका नहीं जाता। वो जाके अपने गुरु से बोलता है कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि इस टाइम आपका अल्लाह कहाँ है, जिसका आप जिंदगी भर नाम लेते रहे और अभी भी उसी का नाम ले रहे हो, वो कहाँ है, आपको बचाने क्यों नहीं आ रहा है वो? आपने जो लाखों लोगों का जीवन जो बदला, इतना आपने अच्छा काम किया यहाँ पे उसी अल्लाह के नाम पे, कहाँ है वो अल्लाह, वो क्यों नहीं बचा रहा है? तो फिर उसके गुरु क्या बोलते हैं कि देखो बेटा, इन्होंने जो गालियां दी वो मेरे कानों को पड़ी पर मेरे दिल को नहीं लगी। जो इन्होंने पत्थर फेंके वो मेरे शरीर को लगे पर मेरे दिल को नहीं लगे। जो इन्होंने पैर काटे, मेरे शरीर के पैर काटे पर मेरा दिल नहीं तोड़ा। तो मैं अल्लाह का इसलिए शुक्रिया कर रहा हूं कि हे अल्लाह तूने मुझे बचा लिया। दिल मतलब कौन, मैं ही तो दिल हूं। तूने मुझे बचा लिया कि मुझे इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे अभी भी इन पे करुणा महसूस हो रही है कि ये बेचारे जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। सेम एज जीसस। तो भगवान जो हमको बचाते हैं, कैसे बचाते हैं भाई? जो एक इंसान अपनी अवेयरनेस की जर्नी पे आगे बढ़ता है, सेल्फ नॉलेज में, उसको लाइफ में बहुत बड़े कष्ट आते हैं, बहुत बड़े कष्ट आते हैं उसको, क्योंकि लेवल बढ़ता जाता है ना इवोल्यूशन का। तो टेस्ट भी डिफिकल्ट होने लग जाते हैं ज्यादा। तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेस्ट कैसे पास कर रहे हो कि आपके मन में हार्मनी हमेशा बनी हुई है, आपके मन में प्रेम का भाव हमेशा बना हुआ है, आपके मन में सम्मान दूसरे का कभी नहीं गया। इस सूफी संत की तरह आपने भी पहचाना कि भाई इनका इरादा तो सुख का है, पर ये खुद सुखी नहीं है, और ये दुख में देखो क्या कर रहे हैं। तो करुणा आती है ना? तो फिर टेस्ट मुश्किल से मुश्किल होते हैं हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में मुश्किल होते हैं अपने लेवल के हिसाब से। पर हमको हमारे पास भाई क्या ऑप्शन है? या तो हम एग्जाम की तैयारी करने से मना ही कर दें, पढ़ाई ही ना करें, है ना, और ये जिंदगी भी निकल गई, निकल गई ये जिंदगी, ये लाइफ टाइम गया, पता भी नहीं कितने दिन बचे हैं, हम में से किसको पता है कितना टाइम बचा है? मुझे तो फीलिंग कई बार आती है ना कि भाई टाइम बड़ा कम बचा है, मैं नहीं जानता कब चल जाना पड़ जाएगा यहाँ से ना। तो फिर ऑप्शन एक ये है कि मैं कोई एफर्ट ही ना करूं। आज भी मैं एक स्कूल में टॉक लेके आया तो प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो 5 एग्जाम में 5 बार लगातार जीरो लाए, मतलब वो भी कमाल है, जीरो लाना बहुत बड़ी बात होती है ना? तो मतलब बच्चे में जीरो एफर्ट डाल रहा है कि जीरो ही ला रहा है ना, कुछ तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। इसी प्रकार से हमारी भी जो लाइफ टाइम है,
भाई हम कुछ तो स्कोर करें। और प्रिंसिपल बोलते 10 में से 3 भी मार्क्स ले आए, 2 भी ले आए, हमें लगे कुछ तो एफर्ट कर रहे हैं। तो हमारा भी ये लाइफ टाइम इतना प्रीशियस है, एक एक दिन प्रीशियस है, क्योंकि हमें कल का दिन पूरा जिएंगे ये नहीं पता, आज का भी दिन पूरा खत्म करेंगे ये भी नहीं पता, है ना। तो फिर जब हमारा एक समय एक ऐसी धन है, सबसे बड़ा धन क्या है लाइफ में? वेल्थ, समय। वो जो, और ये ऐसा धन है जो बढ़ता नहीं है, कम ही कम होता है ना। ज्ञान का धन बढ़ जाता है, पैसे का भी बढ़ सकता है, समय का घटता है। तो ऑप्शन वन, डोंट प्रिपेयर फॉर टफ एग्जाम्स, रन अवे फ्रॉम टफ एग्जाम्स। जहां चैलेंज आए भैया पीठ दिखा के मुड़ के भाग जाओ, चुनौती आए जीवन में। दूसरा ऑप्शन, कि जो मुश्किल चुनौती आई उसको हम सामना करेंगे, चाहे उसे हार जाएंगे, पिट जाएंगे, पर लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पर हम गिव अप नहीं करेंगे, हम दोबारा ट्राई करेंगे, है ना। और ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करना हमारे कंट्रोल में। हमें तो भाई एग्जाम पास होके अगली क्लास में बढ़ना ही बढ़ना है, और ये अगली क्लास में बढ़ने से हमारे दिल में ज्यादा आनंद है, हमारे मन में संतुष्टि है, जीवन में शांति है, संबंधों में प्रेम और सुख है। इसीलिए भाई हम क्लास प्रमोट करना चाहते हैं अपनी, है ना, क्योंकि हमको सुख बढ़ेगा हम जितना इवॉल्व करेंगे, हम अपने ट्रू नेचर के जितना करीब आएंगे, भगवान के जितना करीब आएंगे, अपने अंदर एक डिवाइन कॉन्शियसनेस जितनी उतरेगी, वही चाहते हैं ना हम सब, हम सबको अच्छा लगेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि क्लास में हम लोग सेशंस में जितने भी लोग आते हैं रेगुलरली सिंसियरली सवाल लेके, हम लोग इस जर्नी पे चले हैं, इसका मतलब हम पे बहुत बड़ी कृपा है, बिग एक्ट ऑफ ग्रेस की। एटलीस्ट हम इम्पोर्टेंस तो जान रहे हैं ना इस चीज के लिए, कि अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहे हैं इसके लिए। बहुत बड़ा ग्रेस है कि हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे साथ में। ओके। और इसीलिए कभी भी अपने को ना बुरा नहीं बोलना, अपने को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि वो अपना भी अपमान है। और अपनी, हम भी अपनी काबिलियत बढ़ाने पे ही काम कर रहे हैं। हम कौन से परफेक्ट है? मैं भी नहीं हूँ, है ना, आप भी नहीं हो मोस्ट प्रॉब्ली। हम सब मिलके एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी सी बात है ना। तो अब सम्मान जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, मैं जाऊं बच्चों के पास, जब मैं जाता हूँ ना कॉलेज स्कूल में, तो बोलते हैं हमें आत्मसम्मान की कमी होती है क्योंकि हमारे मार्क्स कम आते हैं दूसरे से। कोई बोलता है कि मैं उतना लंबा नहीं हूँ दूसरों जितना क्लास है, मेरी हाइट ही कम रह गई है। ठीक है, ऐसे अनेक रीजन है, हम सब अपना खुद का भी अपमान करते हैं। तो जैसे मैंने प्रपोज किया था, अगर हम खुद को सही सही जानेंगे, पूरा जानेंगे, और जैसा जाना वैसा मानेंगे, तो हम खुद अपना सम्मान और पूरी दुनिया का सम्मान स्वयं आ जाएगा ना। बिना जाने मानेंगे तो सम्मान कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। जैसे पहले के टाइम में होता था, मिडिल ईस्ट में लोग हाथी ले जाते थे इंडिया से, और उनका बिजनेस होता था। एक एक गांव में हाथी ले जाएंगे, उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं, पेंटिंग भी नहीं देखी हाथी की। रात को ले जाते थे अंधेरे कमरे में, और हाथी खड़ा, पूरे गांव को इनवाइट करते थे, थोड़ा थोड़ा टोकन पैसे का लेते थे हाथी को छूने के लिए। सब लोग हाथी को छुए, जिसने कान पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, और रात भर गांव में डिबेट होती थी कि हाथी पंखे जैसा है, खंबे जैसा है, या सांप जैसा है ना। लोग लड़ भी जाते थे आपस में, है ना, बिना जाने मान लिए। सुबह को जब सारा गांव पूरा हाथी देखता था, तो सब बोलते थे हम सभी गलत है, हाथी तो ऐसा है ना। उसके बाद लड़ाई भी खत्म हो जाती थी लोगों की। तो लाइफ में यही फंडा है, ये सच भी उसी हाथी की तरह है, जिसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, है ना। हम सबके बीच में है वो सच, पर हम उसको देखने से मना कर रहे हैं। तो हम उस सच को पूरा देख लेंगे तो सम्मान खुद बैठ जाएगा। तो हर एक इंसान को, खुद को जब ढंग से देखेंगे तो सम्मान आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? इससे सम्मान नंबर 2 भाव पूरा होता है। आज हम नंबर 3 भाव तक अगर टाइम होगा तो कवर करेंगे, नहीं अब टाइम 7:30 हो गया है। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे अगले भाव पे, जो है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। कि रिलेशनशिप में जब हम स्टेज 2 पार हो गए, कि रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, विश्वास और सम्मान बैठ गया संबंध में, तो तीसरा फीलिंग आता है स्वीकृति। वो क्या है? कि दूसरे से अपनापन फील होने लग जाता है। फिर दूसरे की जो कमियां भी होती है ना, उसके बावजूद हम बोलते हैं भाई हम इसके साथ संबंध निभाने को कमिटेड है। ये फीलिंग जब आ जाती है,
कि जैसा भी है ठीक है ना, हम तो संबंध निभाएंगे, उसे कहते हैं संबंधों में स्वीकृति आ गई, एक्सेप्ट कर लिया हमने दूसरे को, और वहीं से अफेक्शन फील होने लग जाता है, अपनापन। ये हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, जो क्वेश्चंस आए थे। दोनिया, आपका कल एक क्वेश्चन था राइट, कि कैसे कुछ पर्सनालिटीज जो हमारी लाइफ में होती हैं, जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव हैं लोग, उनके साथ होने से हमारी एनर्जी भी डाउन हो यस जाती है। एट हम, टाइम्स। हाँ बोलिए। यस एट टाइम्स वो जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनकी स्टोरीज जो होती हैं वो काफ़ी मतलब पेनफुल होती है या वो मुझे वेंट आउट करते हैं। ओके तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई वेंट आउट करता है मुझे तो आई ट्राई टू लिसन कि ठीक है उनको मन हल्का हो जाएगा। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल मेरे वर्क प्लेस पे आउट ऑफ फ्रेंड सर्कल देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल्स मी इवन माई फ्रेंड्स मदर फादर्स दे कॉल मी एंड दे जस्ट वेंट आउट. So that is not a problem. I listen to them because they want somebody to listen to them. But what happens when I listen, I feel that I absorb some things and it drains me out. मतलब हम्म if I have a conversation with 2 to 3 people also, it just drains me out. और वो पता नहीं ऐसा होता है कि शायद I take that too deep or I don't know. But yes, this is happening with me. मतलब when your friends call you to share their troubles and problems of life, then you get drained. Yeah. ठीक है, एक दिन में 2-3 लोग का कॉल आता है आपको, डेली ऐसा चलता है? It's not daily, no, not on daily basis. It's weekly, हाँ, and whenever they feel like doing it. So yeah, it's not on a regular basis. ओके। सो द फ्रेंड्स हु आर कॉलिंग यू, are they able to move forward in life, or are they stuck in those things and those conversations are repeating in nature? So it depends. It varies from person to person. Okay. But yes, like they just went out. That बस मेरी बात सुन ले. I'll feel good. Okay, you are there. And फिर अगर कुछ होता भी है, so they ask me that okay, anything you would like to advise or suggest or कुछ भी. So yeah, every conversation goes in a different manner. बट येस वो होता है कि देर आर सम पीपल जिनका पैटर्न है एक जो मैंने देखा है कि दे देमसेल्व्स हैव अ पैटर्न मतलब खुद को हम्म नहीं बदलना है हम्म बट येस देयर एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं और खुद को थोड़ा सा बदलना नहीं है दे हैव सम बिलीव्स जो कि रिजिड हैं इस तरह से भी मैंने पैटर्न्स देखे हैं सो एवरी स्टोरी इज़ डिफरेंट वहाँ पर बट या दैट्स देयर. ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर वन चीज, 2-3 बातें यहाँ पे ना। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमें तो रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए, और अपने रिलेशनशिप में हार्मनी मतलब जो हमारा संबंधी है, जो बिलवेड है, हम चाहते हैं कि वो भी खुश रहे, है ना। इसीलिए आप भी अपने दोस्त को सुनती हो, क्योंकि आप उसका सुख चाहती हो, करेक्ट, यस है ना। पर कभी कभी आप थक जाती हो, आपका बहुत टाइम चला जाता है, और राइट आपको एक कॉस्ट होती है उस चीज की, ठीक है। या तो देखो, कॉस्ट तो हमेशा होगी। जब हम किसी की भी हेल्प करेंगे तो टाइम में, बॉडी से, है ना, एनर्जी से, वेल्थ से, मनी से, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगती है उस चीज की, okay? पर उस कॉस्ट को क्या हम कॉस्ट की जगह इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं? ये पहली बात है कि आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम विद दिस पर्सन, राइट, ओके। एंड देन लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट, मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ। आरओआई क्या है, ठीक है। कुछ आरओआई मिलना चाहिए ना, उस दोस्त की कुछ तो लाइफ में प्रोग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। राइट अब कई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे देती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में देती है, राइट ठीक है। तो वो असेसमेंट हमको उस पर्सन के साथ उसकी काबिलियत को स्टडी करते हुए और अपनी काबिलियत को स्टडी करते हुए देखना होगा कि भाई यहाँ पे कितना टाइम लगेगा रिटर्न आने में, है ना, आरओआई में, और वो हमारे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, उसके लिए जितना इन्वेस्ट करना है, कैन आई अफोर्ड इट और नॉट, ओके ओके। ओके, एंड even if I can afford it, will this give some result or not? If it is not giving any result, ना, then maybe I will question, is it even worth it? और एक दिन आप थकने तो लग जाओगी उस इंसान के साथ, ओके। दूसरी जो बात है दोनिया, जो मेन बात है,
है ना? हमें अपनी लाइफ के हर मोमेंट में अपने इनर कॉम्पस की एक्सेस रखनी है, इंट्यूशन। हम्म, अगर इंट्यूशन एक टाइम पे इनर कॉम्पस रेडी नहीं फील कर रहा है कॉल लेने के लिए, हम्म, नो बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो राइट। आप क्या करते हो? आप नो बोलते हो लोगों को या नो नहीं बोल पाते? समटाइम्स आई लाइक, अगर मुझे किसी की सिचुएशन, इट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक पर्सन, मतलब मुझे बोलना है, लाइक येस्टरडे ओनली इट हैपेंड, मुझे बोलना था नो, बट आई न्यू हर सिचुएशन कि वो इस टाइम ड्यूरेशन के बाद शी विल नॉट बी एबल टू कॉल मी बैक because of XYZ reason. So I have to take her call. So even ठीक है। I was not able to hear her out for 10 minutes or so long, but for 5 minutes we had a conversation, and she felt that okay, okay, now we are done. So yeah, that way. ओके, so what I'll suggest is कि we should start respecting our inner voice, Mm-hmm. and if we don't feel energetically charged up for something, we Mm-hmm. should not do it. No Okay. matter कितना भी रीजन दिमाग देता रहे उस चीज के लिए, मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मेरी एनर्जी बोलती है एक्स, मैं करता हूँ वाई, उस वाई का रिटर्न नहीं आता Right, right. है ना? मैं भी थक जाता हूँ, ड्रेन हो जाता हूँ, दूसरे पर्सन के लिए भी जरूरत नहीं है उस चीज की। उसका भी माइंड वो करवा रहा है जो करवा रहा है, मैं भी माइंड से चल रहा हूँ, बट आउटर माइंड, नॉट इनर माइंड। I know. Yeah. ओके, सो जस्ट रिस्पेक्ट योर इंट्यूशन एंड योर नेचुरल एक्सेप्टेंस इन दैट मोमेंट, एंड यू विल नो व्हाट टू डू। Okay. ओके ना, वो बात है। ओके, अब एक और अनोनिमस क्वेश्चन आया था हमारे पास कि धोनिया, आपके किसी कलीग ने या किसी ने पूछा है क्वेश्चन आपसे जो मनीष के पास Yes. आया था? What Yes. exactly is the question? Can you please repeat? So the question is that this particular person has something in his mind he wants to do for the community. Hmm. So the another person, he himself is already running a community and Hmm. a sort of foundation where like he is doing something for the people. Hmm. So during a discussion, that person told him that like they had a discussion, and so the other person who is having a foundation, he told him that इससे पेट नहीं भरता है, if you do such things, इससे पेट नहीं भरता है. So my just friend wants to know that what is the real reason behind the answer that he has given to him. That is the answer he is seeking. That what is the reason behind that he's not able to get, because he consider him as a guru or a mentor who always direct him in a right direction. पेट नहीं भरता से मतलब कि इनफ इनकम नहीं होती खर्चे निकालने के लिए? No, no. So the thing which that just this person wants to do, it is for the community, for serving the community. So it is not going to get anything in return. Okay, it's only the for the fulfillment purpose. He already is doing whatever he wants to do. He own his own business. Okay, but along with that, he wants to serve the community in XYZ manner. बट व्हाट डू वी मीन बाय ही विल नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न? Yeah, he in terms of money. So मनी, yeah, ही विल yeah. नॉट So गेट that मनी इन रिटर्न। yeah. ओके, So yeah. So that was the context where the other person stated that इससे पेट नहीं भरता. ठीक है। उनकी बात कुछ हद तक ठीक भी है कि भाई आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हो तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है ना? आप प्राइवेट सेक्टर में भी हाईली स्किल्ड जॉब करते हो तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। पर जैसे ही आप एक सेवा के स्पेस में जाते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, वहां पे सैलरी एक हम्बल सैलरी होती है, ठीक है, या कई बार नहीं भी होती है, प्योर वॉलंटियर ड्रिवन वर्क होता है, ठीक है। तो भाई ठीक बात है, उनकी इनकम वाइज तो ज्यादा इनकम नहीं होगी, पर मनी की इनकम नहीं होगी। बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कई रूपों में होता है ना, सिर्फ मनी तो होता नहीं। और जैसा अगर आपको याद है, दूसरे सेशन में ही हमने डिस्कस किया था या पहले में ही, कि जीवन की 4 जरूरतें हारमोनी के लिए, क्या? सुविधा, सेहत, संबंध, समझ। ओके, पर इसमें सुविधा की जो वैल्यू है वो लेस देन 15% थी लाइफ की हारमोनी के लिए, रिलेशनशिप्स की। पर हम एफर्ट 95% करते हैं सुविधा या एंटरटेनमेंट, भोग अतिभोग के लिए। भोग अतिभोग का तो रोल बहुत ही कम है ना? तो जो हम
कम इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हुए बैठे हैं। वही हमने मान्यताएं जो माना हुआ है ना कि पैसा ही सब कुछ है, बहुत सुनने को मिलता है हमें, वो एक क्वेश्चनेबल बिलीफ है। पैसा जरूरी है, पर पैसे का रोल हमारी लाइफ की हारमोनी में 15% से ज्यादा नहीं है। 85% है सेहत, संबंध और समझ। तो ठीक है भाई, हमें नहीं मिला पैसा इस वॉलंटियर को वर्क को करके, पर हमको एक दिल की संतुष्टि तो मिली, यस। है ना। और जो हमने जीवन का पर्पस भी डिस्कस किया था उसी सेशन में, वो क्या था? जीवन का पर्पस दो एंगल से आया। पॉइंटर टू। फर्स्ट, या। पॉइंटर टू क्या था? सेवा, वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, राइट। तो भाई ये आदमी अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है ना, ये अपनी फैमिली के बियॉन्ड बढ़ के दुनिया में वर्ल्ड फैमिली के लिए काम कर पा रहा है। इसके सोल को कितना अच्छा कर्म का फल मिल रहा होगा, इसको कितना आशीर्वाद मिलेगा इस दुनिया से, कितनी दुआएं मिलेंगी। इसको पता भी नहीं होगा कि कौन कौन इसको दुआ दे रहा है। उसकी दुआएं क्या लोगों की पहुंचेंगी नहीं? इस सोल के पास पहुंचेंगी ना। क्या राइट। भगवान, भगवान में किसको कहता हूँ? ऐसे एग्जिस्टेंस को ही भगवान कह रहा हूँ। ये इनफाइनाइट फैब्रिक ही भगवान है। क्या भगवान को दिख नहीं रहा है कि ये क्या कर रहा है? ये नोड दिख रहा है ना। तो क्या इस नोड की लाइफ में वैसी ही प्रोग्रेस नहीं आएगी? क्या इसको उतना ही हार्मनी नहीं मिलेगा मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ? इसे मिलेगा, है ना। वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, जो एक सेल्फलेस सर्विस करता है अपनी फैमिली के अलावा किसी की। तो ये बहुत बढ़िया बात है ना। देखिए, इंसानों में ना ब्रॉडली 5 प्रकार की चेतना है। एक है असुर, असुर चेतना। एक है जीव चेतना। एक है मानवीय चेतना जब स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक है देव मानव, एक है दिव्य मानव। ओके। असुर और जीव चेतना में इनका क्या होता है? इंसान का भोग, निद्रा, आहार, निद्रा, मैथुन, ठीक है। असुर चेतना में और चीज आ जाएंगी, वायलेंस या हिंसा भी जुड़ जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। और ये केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ, ओनली मी, फीलिंग सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मानवीय चेतना जब स्टार्ट होती है, ये अपनी फैमिली पर्सन बन जाता है ये आदमी। ये कुछ नहीं तो अपनी फैमिली के बारे में ख्याल करता है। इसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी अपने एक शरीर से फैल के 4 शरीर तक चली जाती है, 4 आत्माओं तक चली जाती है, ठीक है। उनका केयर करने लग जाता है, मानवीय चेतना आती है। इसके अंदर 3 ट्रेट्स आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आती है? धीरता, पेशेंस, रिलेशनशिप का निर्वाह करने की। वीरता, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हुए भी उनके आगे बढ़ना और मेहनत करना, प्रयास करना। और उदारता मतलब जेनरोसिटी, ये अपना भी सैक्रिफाइस करके जिससे प्यार करता है उसके लिए बहुत कुछ करता है, चाहे खुद को कष्ट झेलने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है देव मानव। इसका जीवन न्याय से चलने लग जाता है, और ये पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में देखने लग जाता है। ये अपने परिवार में भी न्याय चाहता है और शेष सृष्टि में भी न्याय चाहता है, और उसके लिए जीने लग जाता है। इसके मन में 2 और भाव आ जाते हैं, धीरता, वीरता, उदार के साथ दया और कृपा इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। दया का मतलब क्या? दूसरे की जो जरूरत है और उसको अपनी जरूरत पता है, उसकी जरूरत पूरी करा देना दया है। जैसे एक स्टूडेंट आए, बोले मुझे किताबें खरीदनी है, मुझे किताबों की जरूरत है, आपने दिला दी, वो दया है। कृपा क्या है? जब उस स्टूडेंट को पता ही नहीं कि उसे पढ़ाई करने की जरूरत है, आपने हेल्प करके रियलाइज करा दी, भाई तेरे को पढ़ाई लिखाई और संस्कार सही बनाने की जरूरत है, तो आपने उसके ऊपर कृपा कर दी। क्या? कि उसको डायरेक्शन दिला दिया, उसके अंधकार पे रोशनी पड़ गई। तभी कहते हैं गुरु कृपा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन मिल गया उसको, अरे उसने अपनी जरूरत पहचान ली। इसको कहते हैं कृपा, किसी को उसकी जरूरत पहचानने में हेल्प करना। फिर अगल और दया का एक और दूसरा वर्ड है जीने दो और जियो। जियो और जीने दो नहीं, जीने दो और जियो। ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीने दो और जियो में तुम सबसे पहले उसके जीने के लिए जो कर सकते हो उसे देते हो, है ना। वो है दया और कृपा। कृपा क्या? उसकी जो जरूरत है उसे रियलाइज करा दी। दिव्य आत्मा जो होती है, ये न्याय की दृष्टि से जी रहा है, ये प्रेम में स्थापित हो जाता है, ठीक है। जो देव आत्मा है वो अभी भी ईगो से सफर कर सकती है, वो पूरी वॉल्ड नहीं है, वो अभी कॉन्शियसनेस की जर्नी पे चल रही है
है ना, वो कभी उसको भी इम्परफेक्शंस आते हैं, उसका भी बिहेवियर ऊपर नीचे हो जाता है, वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। पर जो दिव्य आत्मा है, ये मोक्ष में है, ये निर्वाण में है, इसको भगवत प्राप्ति हो गई है, ये परमानेंट हार्मनी में आ चुका है, इसके लाइफ में अब परमानेंट विश्राम आ चुका है। नो स्ट्रगल इन हिम एनीमोर टू फील गुड, टू फील वन विद गॉड। ये प्रेम से चलने लगा है। और इसके अंदर क्या आ गया, दया कृपा के साथ एक और चीज ऐड हो गई, उसे कहते हैं करुणा। करुणा का मतलब, करुणा का मतलब है कंपैशन जिसे हम कहते हैं। करुणा का मतलब है कि भाई दया प्लस कृपा इज इक्वल टू करुणा। मतलब दूसरे को उसकी जरूरत फील भी करा दी और जरूरत पूरी भी करा दी। इसमें ये ताकत आ जाती है इस बंदे में, है ना। तो हम सब इसी यात्रा में हैं, हम सब इसी से गुजर रहे हैं। और आपका जो दोस्त है वो औरों के लिए जाके कुछ करना चाहता है, इसका मतलब वो देव चेतना में एंटर कर रहा है ना। उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप उससे शेयर कर सकते हो। ये वीडियो भी ओके। बाद में अवेलेबल होगा, आप दिखा सकते हैं ना। ठीक है जी, आज का टाइम भी एक्सीड हो गया है, 1 मिनट, चलो ज्यादा नहीं हुआ। किसी का कोई कमेंट या सवाल? एक जनरल ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन की तरह से भी देख सकते हैं। जैसे अभी भी हम कह रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स पे सारे लोग हैं, उनका एवोल्यूशन अलग अलग टाइम पे होगा। there is this theory of birth and rebirth. Then there is this theory of different yugas, like अभी कलयुग चल रहा है, for example. Now, in the whole journey of evolution, capabilities improve करते जाती हैं, वो टेस्ट थोड़े से टफ होते जाते हैं, एंड फाइनली सब लोग एक जगह एक हार्मोनियस आइडिया में रहते हैं। Now, nobody knows who's going to evolve how and when. There was a thought which was crossing my mind कि there's something called a divine intervention, कि अगर कोई इवॉल्व हो भी रहा है तो उसको इस लाइफ में इतने ही तक इवॉल्व करना है, अगले लाइफ का फर्दर उसको अलग पर्पस रहेगा कि ये फुलफिल करे फर्दर। तो वो वहां पे रोक दिया जाता है, या शायद वो मैट्रिक्स वैसा ही है कि इसको यहीं तक इसकी जर्नी इस लाइफ में इवॉल्व होगी। व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? बिकॉज हम तो यस, कोशिश कर ही रहे हैं कि हमें कंप्लीट हार्मनी चाहिए, एंड इवेंचुअली फॉर द वर्ल्ड एब्सोल्यूट हार्मनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सिंधु, मतलब इस पे, मतलब मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मेरे अनुमान में हम सब एक अपना लार्जर थीम तो लेके आए हैं यहाँ पे, जो हमें एक्सपीरियंस राइट, करनी है एज अ सोल। राइट, ओके, राइट, और इट्स लाइक अ गेम दैट वी आर प्लेइंग एंड अर्थ इज अ प्लेग्राउंड टुगेदर, राइट, कलेक्टिव गेम चल रहा है। तो लार्जली जो थीम लेके आए हैं वैसे ही फैमिली चुनी, जिसमें बर्थ लिया, वैसा ही माहौल हमने चुना। और राइट, लॉटरी के लिए वेट किया काफी ज्यादा कि भाई हमको भी गेम में एंट्री मिलेगी। और ठीक है, फिर वो अभी राइट, एंट्री लेके यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। तो लार्जली तो थीम सेट है सिंधु हमारी, राइट, लार्जली इस थीम सेट राइट, है। क्योंकि जो रीबर्थ के साइकिल्स की बात होती है ना, वो सब जब मोमेंट ऑफ डेथ होता है हमारा, जब हम एक बॉडी छोड़ते हैं, तो उस टाइम जो डिजायर्स हमारे ओवरवेलमिंग डिजायर्स होते हैं, they set the course of action because universe tries to manifest your desires. Universe is our friend, not enemy. तो जो हमारा डिजायर है वही राइट, फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स वो स्थितियां अगली सेट करता है हमारे लिए। तो वैसे ही हम बर्थ लेकर आते हैं यहाँ पर, है ना। पर हमको तो नहीं पता है ना हमारा प्रारब्ध क्या है, कौन जानता है that's क्या what, प्रारब्ध that's होगा? what, कोई नहीं जानता, नो वन नोज, राइट। right, तो correct, ऑल वी कैन डू इज डू आवर बेस्ट एफर्ट, है ना। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, अपना बेस्ट, रिजल्ट हमारे हाथ में तो है नहीं। तो yeah, इस पे भी दो अप्रोच होती है सिंधु। एक होता है कि आई एम द डूअर एंड अचीवर, तो भाई अपना कर्मठ होके मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं पा रहा हूँ, एक वो भी अप्रोच वैलिड है। दूसरी एक और अप्रोच होती है, ये नॉट डूइंग की अप्रोच है, कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता, मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया है। ओके, और क्या कि भाई करना तो उन्होंने जो है प्लान वही होगा, ठीक है। क्या है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे केवल भगवान की भक्ति चाहिए, है ना। आई जस्ट वॉन्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड इन माई हार्ट। I right, want the lotus of my heart to expand and include everyone in my heart, right, and also see the same God in my heart is in everyone's heart.
एक ही भगवान, हर इंसान भगवान है, हर जीव भगवान है, हर परमाणु में भगवान है। ये मैं देखना चाहता हूँ जैसे प्रहलाद चाहता था। तो फिर वो भगवान पे सब छोड़ देता है। उसको उसके पापा कितने मारने की कोशिश किए, उसने कभी एफर्ट किया अपने को बचाने के लिए? कभी नहीं किया, है ना। उसने पूरा का पूरा भगवान पे छोड़ दिया। तो हम प्रहलाद की तरह भी जी सकते हैं, वो पूरा भक्ति का रास्ता है, 100% भक्ति में सरेंडर कर देना, है ना, गॉड के ऊपर। तो सारी चिंताएं भी भगवान पे छोड़ दी, है ना, एंड लेट गॉड टेक ओवर माई लाइफ। Second is, if that's not a natural alignment, then the first part is doership, कि भाई चलो मैं अपना एफर्ट करूंगा, मैं चीजों को समझ रहा हूँ, मैं ज्ञान मार्ग पे चला हूँ, राजयोग, ये सारे पार्ट्स हैं योग के। भक्ति भी एक पार्ट है, ज्ञान भी एक पार्ट है, योग तो एक इंटीग्रल चीज है ना। तो मैं राइट। भी ज्ञान के पार्ट को पकड़ के चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो लेट मी गो एंड एक्सपीरियंशियली अंडरस्टैंड माई रियलिटी, एंड लेट मी डू एफर्ट इन माई लाइफ टू इम्प्रूव माई ओन कॉम्पिटेंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हम लोग का यही बेस्ट प्रयास हो सकता है कि भाई हम एक प्रयास तो करें अच्छे से अपनी लाइफ को समझने में। या तो पूरा सरेंडर करने का प्रयास करें 100%, या एफर्ट करें हम दुनिया के मामलों में और आंतरिक मामलों में, और वी वर्क फुल्ली ऑन आवर सेल्स इन एनी केस। तो रिजल्ट बेसिकली हमें नहीं पता है, पर हम भला जरूर पाते जाएंगे। हम जितना आगे पढ़ेंगे उतना भला तो पाएंगे ना अपनी लाइफ राइट, तो बेसिकली में। बात है कर्म कर्म वाली बात हो गई फिर। नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट नॉन अटैचमेंट टू द आउटकम। बिकॉज टू द इवन ये आउटकम। अटैचमेंट कि मैं इसी लाइफ में पूरा मुक्त हो जाऊं, ये भी एक राइट। अटैचमेंट ना बन जाए। क्योंकि अगर मैं राइट। मरते दम फील करूंगा, अरे यार मैं तो अभी भी मुक्त नहीं हुआ, मैं ऐसे ही मर के जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी दुख हो जाएगा आदमी को मरते दम, और वो गड़बड़ स्टेट में चला जाएगा डेथ के टाइम, राइट। राइट। तो ये भी ओके, अटैचमेंट है कि मुझे मुक्ति हो फेयर जाए। इनफ। So basically to say कि if birth is not in your control, even death is not in your control, then don't worry about the result, follow the process. हाँ, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। Yeah, लाइफ में जितने obviously. इवेंट्स होंगे, द ओनली थिंग इन आवर कंट्रोल इज आवर स्टेट ऑफ माइंड, how we Right. are feeling right now, what we are believing right now. Contents of our mind are in our control, okay? And that content of mind can turn towards reality and God, Right. कि भाई God and reality and oneness, ठीक है। इंटरनल जर्नी पे मेरा माइंड का कंटेंट Right. चला जाए, ये मेरे पास ऑप्शन है और चॉइस है Right. ना। ऑप्शन 2 है कि मेरे माइंड का कंटेंट एक्सटर्नल एंटिटीज इन द वर्ल्ड पे रहे पूरे टाइम, यू नो, कि Right. सम पर्सन आर लाइक आई वांट देम इन माय लाइफ, पूरा एजेंडा चला हुआ उन्हीं को लाइफ में लाने के लिए। वो मान भी गए और आ भी गए जिंदगी में। नाउ माय एजेंडा इज कि हाउ कैन दे बिहेव इन अ वे दैट आई लाइक। तो पूरा एफर्ट Right. मैं एक्सटर्नल दुनिया पे कर रहा हूँ कि द वर्ल्ड शुड बिहेव इन अ वे आई वांट टू बिहेव, है ना। और पूरे दिन मन में वही टॉपिक्स चल रहे हैं, कभी बिजनेस का सोच रहा हूँ, कभी लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, कभी वॉर, कभी Mm. पॉलिटिक्स, कभी स्पोर्ट्स। माय माइंड इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्सटर्नल, Right. राइट। तो उस केस में हमारा एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि माइंड तो आउटवर्ड टर्न्ड है लाइफ में। Right. और दूसरा, हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और हम अटैचमेंट्स में फंसेंगे ही फंसेंगे यहाँ Mm. पे। तो तो सारे नेगेटिव इमोशंस भी आपके फिर इरप्ट होंगे। आएंगे, बिल्कुल। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी, So basically सेंस ऑफ the whole सेपरेशन एंड idea of, अटैचमेंट। so therefore the हाँ, whole idea, I mean, putting in a nutshell, is to find happiness within yourself, and to achieve that, which is a positive emotion, of course. And to achieve that, of course, harmony की तरफ अगर हम move करते हैं, with detachment, of course, of the results, so at least it'll keep us stable, both यस, physically and mentally. यस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। वी वांट हैप्पीनेस Right. एंड स्टेबिलिटी। हमें Therefore, स्टेबल this हैप्पीनेस workshop as चाहिए। well. एग्जैक्टली, करेक्ट। क्या कि हमको भाई डेफिनेटिव हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, Right. प्रिडिक्टेबल। आई शुड नेवर लूज माई हार्मनी, आई ऑलवेज वांट हार्मनी इन माई सेल्फ एंड रिलेशनशिप्स। इसी को कहते हैं डेफिनेटिव ह्यूमन कंडक्ट, मूविंग फ्रॉम इनडेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट टू डेफिनेटिव ह्यूमन कंडक्ट इन एवरी सिचुएशन, Right. Right. है ना। तो इसके लिए हमारा क्या सोल्यूशन है? नॉलेज, नॉलेज एंड भक्ति। और तीसरा कहता है वैराग्य, मतलब नॉन अटैचमेंट। No, no. So be non-attached, gain knowledge, and develop bhakti in the life. That is the way to go. Fair enough. Thank you so much. बहुत बढ़िया। Good. चलो, अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, वेरी नाइस।
ठीक है, लेट्स हैव थ्री डीप ब्रेथ्स, है ना, और कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। ओम के उच्चारण के साथ 3 ब्रेथ के बाद एवरीवन रिलैक्स, soak into the energy of today's session, let it soak in, have a little smile on your face, tell your mind to be pleased in the moment. Breathe in and breathe out all the stress, anxiety, worries, the body and the mind. Keep the smile, let go of what doesn't serve us, and soak into the good energy and intentions of the universe, which has brought us all together into this satsang here now. रिलैक्स। ओम का उच्चारण करेंगे। Thank you so much, everyone. Have a good evening. Radhe Radhe. Thank you. Good evening. Bye bye. Thank Bye you. bye. Namaste.